मंगल बाल मुंडवाकर रात में जंगल की ओर चला जाता है। मंगल वहां 2 से 3 घंटे तक इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। फिर मंगल परेशान होकर वहां से निकल आता है और अपने घर चला जाता है। मंगल की पत्नी दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, अम्मा जल्दी से लाठी लेकर आओ, चोर चोर मारो इसे। और गंजा आदमी देख उसे चोर समझकर लाठी से पीटने लगती है। मंगल की माँ भी उसे बहुत पीटती है। फिर जाकर उन्हें समझ आता है कि वो मंगल है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। आपने सर के बाल क्यों मुंडवा लिए? हमें लगा कोई चोर है। फिर मंगल उसकी पत्नी को सारी बात बताता है, तो उसकी पत्नी भी उसे औरत की बात बताती है। फिर मंगल कहता है, इसका मतलब वो कोई और नहीं, धुरंधर ही था। ये मैंने क्या कर दिया? धुरंधर मेरे कितने पास होकर मैं उसे पहचान नहीं पाया। और दूसरे दिन मंगल जाकर आर्यन को सारी बात बताता है। माफ करना मालिक, लेकिन इस धुरंधर को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं। मैंने एक बार कोशिश करके देख ली, उसका नतीजा ये निकल कर आया, उसने मेरी ही पिटाई करवा दी। अगली बार पकड़ने जाऊंगा तो पता नहीं कहीं मुझे जान से ही हाथ धोना ना पड़ जाए। मुझसे नहीं हो पाएगा मालिक, माफ करना, मैं जा रहा हूँ। आर्यन ये बातें सुन बहुत परेशान हो जाता है और गांव में पूरे 1000 सोने के सिक्के का इनाम रखता है। 1000 सोने के सिक्के सुन आर्यन का सबसे करीबी और होशियार आदमी आर्यन से कहता है, सेठ जी नहीं, इस बार मैं धुरंधर का पता लगाने जाऊंगा। आपसे विनती है कि मुझे एक मौका दीजिए। वो धुरंधर अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, मैंने भी उसकी सारी होशियारी धरी की धरी ना रहने दी, तो मेरा भी नाम चतुर सिंह नहीं। ठीक है चतुर सिंह, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। हमारे पूरे गांव में सबसे ज्यादा होशियार तो तुम ही हो, इसीलिए तो तुम हमारे सबसे करीब हो और सबसे भरोसेमंद आदमी हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उस धुरंधर का पता लगाकर ही रहोगे। ये सारी बातें महल में काम करते हुए अभिमन्यु को किसी और से पता चल जाती है। फिर चतुर सिंह रात में धुरंधर का पता लगाने निकल पड़ता है, तो देखता है कि एक आदमी जंगल के बीच खाना बना रहा है। वो आदमी और कोई नहीं, अभिमन्यु ही होता है। चतुर सिंह उसे पहचान नहीं पाता। तुम कौन हो और आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आज धुरंधर यहाँ आने वाला है और उसने मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। धुरंधर के साथ पूरे 50 लोग आने वाले हैं, उन सब के लिए खाना बनाना है। क्या सच में धुरंधर यहाँ खाना खाने आने वाला है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं उसी के लिए तो खाना बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आधी रात को यहाँ खाना बनाने क्यों बैठूंगा? बहुत खाना बनाना है, सब बाकी है। अगर खाना नहीं बना तो वो यहाँ नहीं आएगा। चतुर सिंह मन ही मन सोचता है, ये धुरंधर का आदमी नहीं है। अगर मैं इसे पकड़कर मालिक के पास ले जाऊंगा तो शायद मुझे इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धुरंधर नहीं है। मालिक को तो धुरंधर ही चाहिए। इसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। एक काम करता हूँ, इसे लालच दे देता हूँ और उसकी जगह पर मैं बैठ जाता हूँ। फिर जैसे ही धुरंधर आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें पूरे 200 सोने के सिक्के दूंगा, बदले में तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी जगह मैं खाना बना दूंगा। क्या बात कर रहे हो? 200 सोने के सिक्के? इतने सोने के सिक्के तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। क्या तुम सच में मुझे 200 सोने के सिक्के दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा। आज रात तुम यहाँ दोबारा लौटकर मत आना। अभिमन्यु मान जाता है और वहां से चला जाता है। चतुर सिंह खाना बनाने लगता है। खाना बनाते बनाते बहुत थक जाता है। मैंने तो कभी जिंदगी में एक आदमी का भी खाना नहीं बनाया और यहाँ 50 लोगों का खाना बनाने का काम लग गया। पता नहीं ये धुरंधर कब आएगा। चतुर सिंह पूरी रात खाना बनाता है और बहुत थक जाता है और वहीं सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है गांव के लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो वो हड़बड़ा कर उठता है। उसे बहुत शर्म सी महसूस होती है और वो वहां से निकलकर तुरंत से आर्यन के पास जाकर बोलता है,
माफ कीजिए मालिक, मैं उस धुरंधर को नहीं पकड़ पाया। उस धुरंधर ने ऐसी चाल चली कि मैं उसकी बातों में आ गया। उसने मुझसे रात भर खाना बनवाया। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन ये धुरंधर मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये सारी बातें सुनकर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत चिंता में भी पड़ जाता है। फिर आर्यन पूरे 5000 सोने के सिक्के का इनाम रखता है। उस गांव में धुरंधर को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये बात सुनकर दूसरे गांव का एक आदमी धनीराम, जो खुद बहुत बड़ा ठग और चोर होता है, वो आर्यन के पास आकर बोलता है, नमस्ते मालिक, मैं आपके पड़ोसी गांव से आया हूँ। मैंने आपके 5000 सोने के सिक्के के इनाम के बारे में सुना। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस धुरंधर को पकड़ कर दिखाऊंगा। मैंने हमारे गांव में बहुत से चोर पकड़े हैं। ये धुरंधर क्या चीज है? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुम धुरंधर को पकड़ ही लोगे। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। फिर वो आदमी घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं और घर में जितने भी पैसे हैं सब लेकर आओ और एक कपड़े में बांधकर मुझे दे दो। मैं ये सारे सिक्के और जेवर लेकर चुनौती दूंगा कि अगर उसमें दम है तो ये सारे सिक्के और जेवर मेरे मुंह से चुरा कर दिखाए। ये बात सुनकर वो और बौखला जाएगा और चुनौती सुनकर वो ये सिक्के और जेवर चुराने जरूर आएगा। तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अगर सचमुच हमारे सारे पैसे और गहने चुरा लिए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, वो धुरंधर चाहे जितना भी बड़ा ठग क्यों ना हो, मुझसे बड़ा ठग हो ही नहीं सकता। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। मैंने न जाने कितने गांवों में कितने लोगों के घर चोरी की है, लेकिन मजाल हो आज तक कभी कोई मुझे पहचान पाया हो। आज तक उस धुरंधर का मेरे जैसे चोर से पाला नहीं पड़ा है। उसे तो सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ और वो 5000 सोने के सिक्के मुझे ही मिलेंगे। धनीराम पूरे सोनपुर गांव में ऐलान करवा देता है कि धुरंधर जहां कहीं भी हो उसे ये चुनौती दी जाती है। दोनों गांव में ये बात फैल जाती है। उस रात धनीराम सारे पैसे और गहने लेकर घर से जाने ही वाला होता है। तभी उसके घर पर एक औरत आकर बोलती है, धनीराम जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आप कौन हैं बहन जी, और इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पीछे धुरंधर के लोग लगे हुए हैं, वो आते ही होंगे। मैं उनसे जान बचाकर ही भाग रही थी। दरअसल मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। वो आज रात आपके घर चोरी करने आने वाले हैं और कुछ तो योजना बना रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा, वो मेरे पीछे मेरी जान लेने के लिए पड़ गए। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ, मुझे बचा लीजिए। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम इस वक्त कहीं मत जाओ। तुम आज रात मेरे घर पर ही रुको। मैं भी इसी इंतज़ार में हूँ कि कब वो धुरंधर मेरे घर पर आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और तुम्हारे पीछे पीछे उसके लोग भी यहाँ तक आते ही होंगे। तुम यहीं रुको। फिर वो औरत वहीं रुक जाती है। धनीराम रात भर जागकर धुरंधर का इंतजार करता है, लेकिन धुरंधर नहीं आता। फिर धनीराम बैठे बैठे ही सो जाता है। उसे नींद लग जाती है और सुबह जल्दी उठकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। जब धनीराम और उसकी पत्नी उठकर देखते हैं, तब वो औरत वहाँ नहीं होती। और तो और सारे सोने के जेवरात और पैसे गायब होते हैं। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब हम उस धुरंधर की चाल में फंस गए। कल जो औरत आई थी वो भी धुरंधर की एक चाल थी। हम तो बर्बाद हो गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। इनाम के सिक्के तो भूल ही जाओ। हमारे पास जो कुछ भी था वो भी चला गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहे थे, बहुत बड़ा चोर समझ रहे थे। वो धुरंधर तो आपसे भी 2 कदम आगे निकला। आप भुगतो। दूसरे दिन जाकर धनीराम आर्यन को सारी बात बताता है। आर्यन ये बात सुन बहुत चिढ़ जाता है और परेशान हो जाता है। बस अब बहुत हो चुका। इस बार मैं खुद धुरंधर को पकड़ने जाऊंगा। ये तुम लोगों के बस की बात नहीं। सारे गांव में इस बात का ऐलान कर दो। अगर उस धुरंधर ने अपनी माँ का दूध पिया है और वो एक मर्द है तो मेरे सामने आकर दिखाए। आज रात सिर्फ हम अकेले उसे मिलेंगे और कोई नहीं। फिर रात होने के बाद आर्यन अकेले ही बाहर पहरा दे रहा होता है और धुरंधर के इंतजार में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर अभिमन्यु आता है
आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध देता है और उसके मुंह पर काला रंग मल देता है और जूते से उसके मुंह पर 10 जूते मारते हुए बोलता है। ये 10 जूते मेरे माँ के, प्रहार करता है। अब ये 10 जूते मेरे नाम के। अब तुझे समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ और क्या कर सकता हूँ। और वहां से चला जाता है। जब सुबह सारे लोग आर्यन को इस हालत में देखते हैं तो चौंक जाते हैं। लोगों में बातें होने लगती हैं। आर्यन भी बहुत शर्मसार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है, आखिर वो लड़का कौन था? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और मैंने उसका और उसकी माँ का क्या बिगाड़ा है? आखिर वो कौन है? और इस लड़के ने मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं इस लड़के से कभी नहीं जीत पाऊंगा। मैं आज गांव में ऐलान करता हूँ और उस लड़के को सामने आने के लिए कहता हूँ। आर्यन पूरे गांव में ऐलान करता है कि वो हार मानता है और धुरंधर ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए उसे माफ करता है और उसे सामने बुलाना चाहता है। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है। अभिमन्यु को भी ये बात पता चल जाती है। अभिमन्यु ये बात सुन आर्यन के घर जाता है। अभिमन्यु को देख आर्यन बोलता है, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसका आपको कब से बेसब्री से इंतजार है। मैं ही धुरंधर हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गया। तो ये सब कुछ तुम कर रहे थे? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा बिगड़ा क्या है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अभिमन्यु उसे उसकी माँ से जुड़ी सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर आर्यन को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वे अपने किए पर बहुत पछताता है। मुझे माफ कर दो बेटे। मैंने सचमुच तुम्हारे माँ के साथ बहुत बुरा किया। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तब बहुत देर हो गई थी। मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका कभी पता नहीं लगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मुझे तुम्हारी माँ के पास लेकर चलो। मैं उससे भी उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। फिर अभिमन्यु आर्यन को अपनी माँ कावेरी के पास लेकर जाता है तो आर्यन कावेरी को देख बहुत खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। कावेरी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हमारे घर में है। तुम और अभिमन्यु हमारे घर चलो। हम तीनों साथ रहेंगे। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार को घर ले जाने आया हूँ। कावेरी, मेरे साथ चलो। और फिर अभिमन्यु और कावेरी आर्यन के साथ चले जाते हैं और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।